स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल हूं और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय केमिकल बॉन्डिंग में संकरण नामक टॉपिक के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। संकरण में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। संकरण किसे कहते हैं, संकरण के मुख्य नियम क्या हैं, संकरण ऑर्बिटल क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया था 7 प्रकार के होते हैं। 7 में से एक प्रकार DsP2 संकरण हमें नहीं पढ़ना है इस अभी कक्षा 11 में। बाकी हमें 6 प्रकार के संकरण के विषय में पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि हमने आपको कई तरह के संकरण समझा दिए, जैसे sp संकरण समझा दिया है, sp2 संकरण समझा दिया है, sp3 और sp3d, ये 4 संकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें अब केवल 2 संकरण के विषय में चर्चा करनी है ना, sp3d2 और sp3d3 संकरण के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे sp3d2 संकरण। जैसा कि sp3d में हमने पढ़ा था कि वहां पर वही सब कुछ सारा स्टेटमेंट वही है। जब किसी यौगिक के एक अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश का एक s ऑर्बिटल, s एक ही होता है, 3 p ऑर्बिटल, p भी 3 ही होते हैं, और अब यहां पे 2 d ऑर्बिटल इस्तेमाल करने हैं आपस में। ये 2 d ऑर्बिटल मिश्रित होकर के कुल मिलाकर के एक s 3 p 2 d 6 संकर ऑर्बिटल अगर बनाते हैं तो इस घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि जिन संकरणों में d ऑर्बिटल की सहभागिता होती है उनमें d ऑर्बिटल कौन सा इस्तेमाल करना है ये निश्चित होता है। कोई भी d ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो d ऑर्बिटल जो यहां पर इस्तेमाल होने हैं sp3d2 संकरण में, वो d ऑर्बिटल है dx² - y² और dz²। मेरी बात गौर से समझिए, dx² - y² और dz², dx² - y² एंड dz² ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल करना है sp3d2 संकरण में। तो चलिए देखिए, कुल मिला के कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, तो 6 नए संकर ऑर्बिटल निर्मित होंगे। ठीक है, 6 नए संकर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। अब इन 6 को कैसे व्यवस्थित करें ये समझना है। जब हमने एक d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया था, मतलब sp3d संकरण में हमने एक ही d ऑर्बिटल इस्तेमाल किया था, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया था। ट्रायंगल में 3 कोने थे, 3 कोनों पर रख दिया था, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब यहां पे d2 है। एक चीज ध्यान रखिए, जब कभी ये वाला d ऑर्बिटल भाग लेता है किसी संकरण में dx² - y², तो स्क्वायर का निर्माण होता है, स्क्वायर प्लेन का निर्माण होता है ना। स्क्वायर मतलब वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है। तो इसके यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां भी एक वर्ग बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर में होते हैं 4 कोने। तो 4 ऑर्बिटल 4 कोनों की तरफ, और एक ऑर्बिटल ऊपर और एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाएगा। चारों कोनों को अगर ऊपर की तरफ से मिलाएंगे तो 4 फलक बनेंगे, और चारों कोनों को नीचे की तरफ मिलाएंगे तो 4 फलक नीचे बनेंगे। तो 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे, मतलब कि 8 फलक बनेंगे। तो इस संरचना का नाम है अष्टफलकीय संरचना, है ना, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो समझते हैं, ये देखें, ये एक समतलीय स्क्वायर का हम निर्माण कर दे रहे हैं। ये सेंटर हो गया, 4 ऑर्बिटल कोनों की तरफ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, संकर ऑर्बिटल हैं ये सारे।
इनके छोटे लोब भी बना लें और एक ऑर्बिटल ऊपर की तरफ और एक ऑर्बिटल नीचे की तरफ। तो देखें, ये सभी, इनमें जितने भी ऑर्बिटल बनेंगे सभी के कोण 90 डिग्री होंगे, चाहे ऊपर नीचे वाले का ले लें और चाहे प्लेन वाले का ले लें, 90 डिग्री होगा। ये अष्ट फलकीय संरचना है, अष्टफलकीय संरचना है। समझ आ गया? तो इस तरह से sp3d2 संकरण होता है। अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। चलिए उदाहरण पे आते हैं, sp3d2 संकरण के उदाहरण पे। SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर की बात करें, जैसे पिछले वाले PCl5 का हमने उदाहरण लिया था, sp3d में PCl5 का उदाहरण लिया था, तो वहां पे केंद्रीय परमाणु जो था वो था फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 था। यहां सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। तो देखिए मैं आपको बना के दिखाऊं। पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, इसको ऐसे बना लेते हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3p में 16 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और ये 4। और 3d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी रहेगी, वो 3d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली रहेगा लेकिन अवेलेबल रहेगा। अब देखिए इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, है ना। और ये जो सेंट्रल एटम की बात हो गई। अब जरा सराउंडिंग को देखिए, सराउंडिंग है फ्लोरीन और कितना है 6। जैसे क्लोरीन वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है। तो क्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्लोरीन के पास भी एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन के पास कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो केंद्रीय परमाणु के पास भी 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे करेंगे? इसको उत्तेजित करके यहां ले आएंगे तो ये और ये अयुग्मित हो गया, और इसको उत्तेजित करके यहां ले जाएंगे तो ये और ये अयुग्मित हो गया। तो ये जो है ये प्रथम उत्तेजित अवस्था और ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था, हम सीधे द्वितीय बना दे रहे हैं। यहां पे एक बचेगा, इन तीनों में अयुग्मित ही हो जाएंगे सारे। डी में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। अब देखिए 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सारे के सारे जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां तक हैं सब संकरित हो जाएंगे और sp3d2 संकरण करेंगे। जाहिर सी बात है 6 नए बनेंगे। सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 और ये 6। वैसे ही जैसा हमने समझाया भी आपको कि एक स्क्वायर शेप में बन जाएगा, बीच में सल्फर, सभी के साथ फ्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तो 4 फ्लोरीन तो स्क्वायर में लग जाएंगे, 5वां फ्लोरीन ऊपर की तरफ और 6ठा फ्लोरीन भी नीचे की तरफ अरेंज हो जाएगा। अब देखिए इसको मिला के देखें,
इनको मिला के देख लीजिए, अष्टफलकीय संरचना बनेगी। तो ये देखिए अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना, ठीक है। तो ये जो है sp3d2 प्रकार के संकरण का उदाहरण था, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है sp3d3 अंतिम संक्रमण है, संकरण है, संक्रमण नहीं, अंतिम संकरण है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। आज इसको ध्यान से अच्छे से देखिए। वीडियो अगर नहीं समझ में आता तो उसको 2-3 बार चला के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, है ना। तो इसमें जो है यहीं तक है। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे तो sp3d3 संकरण की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।